दोस्तों, नमक हरामी और गद्दारी ऐसे शब्द हैं जो जिस भी आदमी के अंदर घर कर जाते हैं, वो न तो उस आदमी की जात देखते हैं, न उस आदमी का परिवार देखते हैं, न उसका खानदान और उसके खानदान का इतिहास देखते हैं। बस गद्दारी और नमक हरामी जिस आदमी के अंदर घुस जाते हैं, उस आदमी को ये पता ही नहीं होता कि वो किस देश के अंदर है और किस देश का खा रहा है और उसी के साथ वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। जब से पहलगाम के अंदर हमला हुआ ना दोस्तों, पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। कोई भी एक भी इस देश में ऐसा आदमी नहीं है जिसको इस चीज के ऊपर गुस्सा ना हो, इस हमले की जो निंदा ना करा और देश से इस चीज का बदला लेना, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए गुहार ना लगा रहा हो। लेकिन इसी देश के अंदर दोस्तों एक ऐसा नमक हराम आदमी भी है और एक ऐसे वीवीआईपी परिवार से संबंध रखता है जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता के लिए और देश के इतिहास के लिए बहुत कुछ किया है। उस परिवार का एक आदमी ये कह रहा है कि ये पहलगाम का जो हमला हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और इससे जो पाकिस्तान को लाभ मिलेगा और आने वाले टाइम में इस तरह के जो हमले हैं वो होते रहेंगे। तो दोस्तों, कौन है वो आदमी और उसने क्या कहा है और उसके कहने से कितना देश के अंदर गुस्सा है, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। अब बस आप बने रहिए मेरे साथ और तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, मैं अभी गया और अभी आया और उस नमक हराम के सारे शब्दों को मैं बताऊंगा जो उसने मीडिया में दिया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है ना, ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही और वो लगातार कुछ न कुछ ऐसे बयान भी देता रहता है और अपने आतंकवादियों को भेज के वारदात भी करवाता रहता है। लेकिन धारा 370 हटने से पहले तो पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बुरा हाल था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में काफी कुछ माहौल को सुधारने का प्रयास किया और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादी जितने भी आया करते हैं उनको खत्म करने का भी प्रयास किया और सुरक्षा को टाइट किया और इसका प्रभाव भी पड़ा है। जहां पर पहले रोजाना आतंकवादी घटनाएं हुआ करती, उनमें भी कमी आई है। पत्थरबाजी की जो घटना जो जम्मू कश्मीर के युवा हुआ करते, वहाँ के लोकल रेजिडेंट हुआ करते, उनको पाकिस्तान पैसे देके ना पत्थरबाजी की घटनाएं करवाया करता, वो तो एकदम रुक गई है। तो धारा 370 के हटाने का ये एक सकारात्मक पहलू था, वो नजर आया था जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये बात है ना हजम नहीं हो पा रही थी पाकिस्तान को और उसने लगातार उनके जो जनरल थे मुनीर, उन्होंने पीछे बयान भी दिया था कि हम हिंदुओं से लड़ते रहेंगे और हिंदू और हमारे अंदर एक आधारभूत अंतर। इस तरह की बयान से सुरक्षा एजेंसियों को भी थोड़ा पहले लग गया था कोई ना कोई घटना होगी। और जब धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जहां से कश्मीर के अंदर शांति होने लग रही थी, कोई बड़ी वारदात नहीं हो रही थी, वहां सरकार सुरक्षा बलों को कम भी कर रही थी और काफी कुछ हटा भी रही थी। और उससे टूरिस्ट है ना वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने भी लगे थे, क्योंकि लोगों को पता थोड़ा ये एहसास हो गया था कि अब जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही। तो अभी 2 दिन पहले दोस्तों पहलगाम के अंदर लोग घूमने के लिए गए हुए थे, तो वहां से भी केंद्र सरकार ने सुरक्षा बल वो हटा लिए थे और इसी का फायदा उठाते हुए उसी पहलगाम के अंदर जो वो घाटी है जहाँ पर टूरिस्ट गए हुए थे, हजारों टूरिस्ट गए हुए थे, आतंकवादी 7-8 आतंकवादी घुसे और उन्होंने निर्दोष आदमियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया है और उनसे लोगों से नाम पूछ के ना उनके आई कार्ड देख के जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया और जो हिंदू थे उनको उन्होंने गोलियों से भून दिया। तो इससे पूरे देश के अंदर है ना एक आग लगी हुई है, लोगों के अंदर गुस्सा भड़का हुआ है और वो सरकार से इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो हरकत की है उसका बदला लिया जाए पाकिस्तान से और तुरंत उसके ऊपर मिलिट्री कार्रवाई हो। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक ऐसे भी आदमी हैं जिन्होंने न सिर्फ इस हमले को जायज ठहराया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि इस देश के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके हक मारे जा रहे हैं, इसी का नतीजा है पहलगाम की घटना। और पहलगाम की घटना में आतंकवादियों ने जो हिंदुओं को मारा है, तो उसको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान के को लाभ होगा और आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं और होंगी। और ये जो घटना है ये बिल्कुल सही घटना है और जब तक मुसलमानों के साथ अत्याचार इस देश के अंदर होता रहेगा, इस देश के अंदर इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी और आतंकवादी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। यानी उन्होंने इस पूरे के पूरे हमले को और जो 27-28 निर्दोष आदमियों की जान गई उसको एक तरह से जायज ठहराया और उन्होंने ये किसी एक आदमी को नहीं कहा, मीडिया में बयान दिया है उन्होंने और वो आदमी है रॉबर्ट वाड्रा। जी हाँ, प्रियंका
गांधी के जो पति रॉबर्ट वाड्रा, वो पिछले काफ़ी समय से राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि वो हरियाणा से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे हैं। हरियाणा से ही वो संसद के सदस्य बन के न और अपनी राजनीति वो चाह रहे हैं कि शुरुआत की जाए। और उन्होंने अब पीछे एक रोड शो किया था, जब ईडी ने उनको बुलाया था तो ईडी के ऑफिस में पैदल जाते हुए उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो के अंदर उन्होंने खुल के ये कहा था कि मैं अल्पसंख्यकों की यानी मुसलमानों की आवाज़ को उठाता रहूँगा और इस देश के अंदर जो मुसलमानों की आवाज़ है या मुसलमानों को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जब अब ये पहलगाम के अंदर हमला हुआ है तो उन्होंने मीडिया के अंदर बयान दिया है कि ये जो हमला है ये इसी चीज़ का नतीजा है। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसी अत्याचार को देखते हुए ये जो आतंकवादी आए हैं उन्होंने मुसलमानों के समर्थन में हिंदुओं को मारा है। और हिंदुओं को इस तरह का वो आगे भी अगर जब तक इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है दोस्तों। तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान है ये गांधी परिवार का बयान है या उसका अपना बयान है या पूरे गांधी परिवार की ऐसी सोच है कि जिन्होंने ये सिर्फ कसम खा रखी है कि इस देश के साथ गद्दारी करनी ही करनी है और हिंदुओं के विपरीत उन्होंने राजनीति करनी है और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करनी है। और ऐसे हमले जिसमें निर्दोष आदमी मारे जाए, उसमें कुछ मुस्लिम परिवार के व्यक्ति भी मारे गए हैं, ऐसे हमले जिसमें जिन लोगों का कोई रोल ही नहीं है और उनको मार देना, ये तो बहुत ही गलत कायराना हरकत है। और उस कायराना हरकत का समर्थन करना और उसको ये कहना कि ये इसलिए हुई है कि इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, समझ में नहीं आता कि कौन सा तो अत्याचार किया जा रहा है। उल्टा मुस्लिम समुदाय के या जो दूसरे समुदाय के जो कट्टरवादी हैं वो हिंदुओं के सिर तन से जूता या इस तरह की जो वारदात है या डायलॉग है वो बोलते हैं और माहौल है थोड़ा उनकी तरफ से खराब किया हुआ। हिंदू तो वैसे भी एक सहिष्णु धर्म है, लेकिन खैर इस चीज़ को जाने दें। लेकिन मेन बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा का इससे पहलगाम के हमले का समर्थन करना निश्चय ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम। और खासकर हरियाणा से जब वो राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान के हरियाणा के जो कांग्रेसी नेता हैं उनको चाहिए कि वो रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान की निंदा करें और ये खुल के अपनी विचारधारा व्यक्त करें कि अगर उनको मुस्लिमों का समर्थन करना है और अगर उन्होंने इस तरह के बयानों को देने हैं और उन्होंने इस तरह की घटनाओं का समर्थन करना है तो हरियाणा के अंदर उनके लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करे, उनके इस बयान पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, न तो किसी कांग्रेस के नेता ने दी है, न गांधी परिवार ने इस तरह की कोई प्रतिक्रिया दी है कि ये हमारा बयान नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का ही बयान है और गांधी परिवार का बयान है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए दोस्तों उतनी कम है। और रही बात सरकार की, तो ठीक है, सरकार ने पहलगाम की इस घटना के बाद कुछ कदम उठाए हैं, सख्त कदम उठाए, लेकिन दोस्तों मैं उनको सख्त कदम नहीं मानता, और भी ज़्यादा सख्त कदम उठाए जा सकते थे। जैसे सबसे पहले तो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें स्टाफ को घटाया जाए, जबकि ये उचित नहीं है। उचित ये था कि पाकिस्तान की एम्बेसी को तुरंत प्रभाव से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान से हर तरह के राजनीतिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। और पाकिस्तान का हमारा जो व्यापार है वो 600 करोड़ का है, उस 600 करोड़ के व्यापार को एकदम से बंद कर देना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के व्यापारी हमारे से कमा रहे हैं और उसी पैसे से फिर वो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को ये दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद किया जाए। और 30 स्टाफ रखने का क्या मतलब है? जब बिल्कुल उसे राजनीतिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए और जितनी भी एम्बेसी हैं चाहे वो दिल्ली के अंदर हो या और कहीं हो, उनको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से सील कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और हर एक आदमी को, चाहे यहाँ का वो सफाई कर्मी भी क्यों ना, उसको भी जो पाकिस्तान से आया उसको वापस भेज देना चाहिए। और अपने जितनी भी एम्बेसी वहाँ खुली हुई है रावलपिंडी के अंदर या कराची के अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करके और अपने राजनयिकों को और कर्मचारियों को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस तरह का जो निर्णय है वो बहुत सॉफ्ट निर्णय लिया, सख्त निर्णय लिया। दूसरा फिर ये है कि अभी तक जो क्रिकेट का गेम है वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तो खेला जा रहा है ना, तो किस लिए पाकिस्तान से बाहर भी उस क्रिकेट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ है जो उसके तो जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो अमित शाह के लड़के हैं जैसे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का फैसला नहीं लिया और
क्रिकेट के ऊपर कोई बैन नहीं लगा। ये भी एक मैं कहूँगा कि सॉफ्ट कॉर्नर। रही बात सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसको स्थगित किया है, बिल्कुल उसको कैंसिल नहीं किया। जबकि स्थगित करने का मतलब तो ये है कि भाई आने वाले कुछ टाइम में उसको फिर लागू कर देंगे, यानी हमारा जो पानी है, हिंदुस्तान का जो पानी है वो फिर दे दिया जाएगा। तो उस समझौते को क्यों नहीं बिल्कुल तोड़ दिया जाता? स्थगन क्या होता है? बिल्कुल निलंबन होना चाहिए और बिल्कुल एक घूंट भी पानी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों आज भी इस इतनी बड़ी घटना के बाद भी मोदी सरकार सॉफ्ट बनी हुई है और ये रास्ते तलाश कर रही है कि देश की जनता को भी शांत किया जाए और ज़्यादा कड़े कदम भी ना उठाए जाए। इस तरह से तो ये बयान तो आ रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा बड़ी कोई सैन्य कार्रवाई होगी कि हम पीओ को ले लेंगे, पीओके को ले लेंगे, एलओसी के ऊपर हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। ऐसा मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है तो ये तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ आतंकवाद के ऊपर चोट करना या आतंकवादियों को मार देना, या फिर ये 6 या 7 आतंकवादी थे इनको मार के नहीं कहना कि हमने बदला ले लिया, ये उचित नहीं होगा। इसके लिए जब तक मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर एक्शन ना लिया जाए, पाकिस्तान की जो सेना है या उसके ठिकाने उनको ना नष्ट किया जाए और एक तरह से लिमिटेड वार ना किया जाए पाकिस्तान के साथ, तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुधरेगा। और पाकिस्तान के साथ एक युद्ध तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, और वो ये नहीं है कि एक घुस के पीओके में घुस के ना आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड हैं उनको खत्म कर दिया जाए। नहीं, इससे आतंकवाद का समाधान नहीं होगा। पिछली बार भी तो कार्रवाई की थी इस तरह के पीओके में घुस के ने, लेकिन वो समस्या तो फिर वहीं की वहीं आ गई। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ युद्ध करना पड़ेगा और हमारे देश की जो सेना है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत और पाकिस्तान हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से युद्ध होना चाहिए और कम से कम पीओके को लेने तक इस युद्ध को नहीं खत्म करना चाहिए। और जब तक पीओके नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और सिर्फ सॉफ्ट निर्णय लेके नहीं और देश को ये बताना कि हमने इतने कड़े फैसले ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कड़ा फैसला लिया है सरकार ने। कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है और मोदी सरकार को इस तरह के कड़े फैसले लेने चाहिए दोस्तों, मेरा तो यही मानना है। बाकी आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका नमस्कार।